इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल मॉइस्चर जो है वो सप्लाई करते हैं, किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल तरीके होते हैं जब रेन वहां पर सफिशिएंट नहीं होती है या थ्रू आउट द ईयर रेन होगी नहीं, तो मॉइस्चर सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है प्लांट ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से वाटर सप्लाई करेंगे। एक तो होता है पूरा गमला भर दो, जैसे गमले में पानी देते हो आप, एक तो होता है गमला भर दो पूरा, एक क्या है स्प्रे कर दें। ठीक है, दूसरा क्या है एक बॉटल लटका दो तो टिप टिप करके जो है पानी उसमें जाता जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज जरूरी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है 10 दिन के लिए, जैसे गमले का एग्जांपल ले लो आप, तो कि 10 दिन के लिए आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, आपने बिल्कुल अच्छे से जो है इसमें पानी भर दिया और उसके बाद में आप चले गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कब कब पानी अप्लाई करना है, ठीक है, वो जरूरी होता है। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ इरिगेशन? पहली चीज तो ये देखेंगे हम। दूसरा देखेंगे हाउ द वाटर विल बी अप्लाइड, वो तो मेथड के अंदर आ जाएगा। हाउ द वाटर विल बी अप्लाइड, ठीक है, हाउ द वाटर विल बी अप्लाइड। एक तो देखेंगे हाउ द वाटर विल बी अप्लाइड, दूसरा ठीक है व्हेन द वाटर विल बी अप्लाइड, जब जरूरत है तब तो दिया नहीं, और जब प्लांट सूख गया तब आपने बिल्कुल बाढ़ ला करके रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होगा। व्हेन एंड हाउ विल बी अप्लाइड, नोट करेंगे आप। द प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर, क्या प्लांट की जिंदगी के लिए सिर्फ वाटर ही रिक्वायर्ड है? ये पूरा गमला फ्लड करके रख दो, ठीक है, और वहां सांस लेने को मिले नहीं उनको जगह। जितनी जरूरी चीज प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर है, उतनी ही जरूरी चीज एयर भी है। ठीक है, प्लांट में वाटर और एयर दोनों मिलना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने खुद ने देखा है। दो तरीके के गमले आते हैं मार्केट के अंदर, एक तो प्लास्टिक वाले गमले आते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा गमला आता है मिट्टी वाला, वो कुछ समय के बाद में यहाँ पर ग्रीन ग्रीन छा जाता है, काला सा हो जाता है। ठीक है, आपने खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखा था और वो बदसूरती के अंदर जो है वो इजाफा करने लगता है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर प्लांट यदि आप ग्रो करवाओगे ना, तो हो सकता है कि ये वाला प्लांट जो है कुछ ही समय के बाद में फेल हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लांट जो है वो आपका अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। तो मैंने जितने भी प्लास्टिक के गमले लगाए थे सारे के सारे रिप्लेस करवा दिए, क्योंकि कुछ समय के बाद में वो चलते ही नहीं थे। ठीक है, तो प्लांट यहाँ पे प्लास्टिक वाला क्या करता है, नीचे से छेद भी कर देता है। लेकिन सारी चीजें क्या है, हर तरफ से देखो, ये मिट्टी का जो गमला है उसमें हर तरफ से जो है एयर मिलती रहती है। ठीक है, क्योंकि पोरस होता है, हर तरफ से एयर मिलेगा, तो एयर का सर्कुलेशन भी जरूरी है, साथ ही साथ में वाटर भी जो है वहां पर मिलता रहे। दोनों चीजें इसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। समझे आप मेरी बात को? नोट करेंगे इसको। द प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर एंड द एयर फॉर देयर सर्वाइवल। द प्लांट्स रिक्वायर वाटर एंड द एयर फॉर देयर सर्वाइवल। The plants requires water and the air for the survival. The supply of the water by the nature. नेचर से कैसे सप्लाई होता है? बरसात होती है, ठीक है, और वहां पर जो है प्लांट्स ग्रो करेंगे। नोट करेंगे इसको। द सप्लाई ऑफ द वाटर बाय नेचर, ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट रेन। द सप्लाई ऑफ द वाटर बाय नेचर, ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट रेन, does not match the requirement, does not match the requirement of the crop, does not match the requirement of the crop, does not match the requirements of the crop। इसी वजह से हमको इरिगेशन करना पड़ता है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम से वाटर जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, इस वजह से हमको दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि वाटर प्लांट को मिल पाए। ठीक है, नोट करेंगे। द कंसर्न ऑफ इरिगेशन, हेडिंग डालो, द कंसर्न ऑफ इरिगेशन। कंसर्न ऑफ इरिगेशन, क्या आप चाहते क्या हो इरिगेशन में? तीन चीजों के आपको जवाब देने हैं, नोट करें आप। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से वाटर अप्लाई किया जाएगा प्लांट में, उनकी जड़ों को बाहर निकाल लो पहले, फिर स्प्रे कर दें, या कोई सा तरीका है कि वाटर जो है वो अप्लाई किया जाएगा, वो देखना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात को? किस तरीके से वाटर अप्लाई किया जाएगा, फ्लडिंग कर दें। ठीक है, जो सबसे पहले दुनिया में जब इरिगेशन शुरू हुआ था
उस टाइम पे लोगों का मानना यही था कि फैला दो पानी, ठीक है। पानी था भी बहुत उस समय पर, अब तो इतना पानी है भी नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं जहां से वाटर जो है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा वो आपको पता लगेगा। नोट करें आप, हाउ टू अप्लाई। इसमें हम देखेंगे द मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। वी विल चेक द मेथड ऑफ इरिगेशन। कुछ पता है आपको मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे मेथड होता है एक तो फ्लडिंग मेथड, बार बार मैं बोल रहा हूं, पूरा का पूरा एरिया वाटर से भर दो, ठीक है, तो फ्लडिंग मेथड हो गया। दूसरा क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड होगा, ठीक है। होता है ना गार्डन्स वगैरह में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, वहां से भी वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है। तो ये मेथड्स हम देखेंगे, ठीक है, हाउ द वाटर विल बी अप्लाइड टू द प्लांट। नेक्स्ट आप नोट करो। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई उसका पेट भर गया हो प्लांट का, जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा पानी आप पिलाओगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो, ठीक है, तब भी मरेगा। नोट करेंगे आप। नेक्स्ट थिंग इज हाउ मच नीडेड टू बी अप्लाइड। सेकंड पॉइंट है हाउ मच अमाउंट शुड बी अप्लाइड। सेकंड कंसर्न है हाउ मच अमाउंट शुड बी अप्लाइड। दिस डिपेंड्स ऑन द, किस चीज पर डिपेंड करेगा बता सकते हो आप, कि कोई भी प्लांट है, कोई भी एरिया है, उसमें आपने कुछ चीज जो है यहां पर आपने दी है, ठीक है, ये आप ग्रो करवाना चाहते हो, कितना पानी देना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर, ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी अप्लाइड, ये किस पर डिपेंड करेगा। कई सारे प्लांट्स को जो है उनके सर्वाइवल के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है, किन्हीं प्लांट्स को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो एक तो डिपेंड करेगा प्लांट किस टाइप का है, ठीक है, गेहूं उगा रहे हो, जो उगा रहे हो, मक्का, बाजरा, गन्ना, ठीक है, या फिर जो है रेगिस्तान में जो होता है वहां वाटर ही नहीं है, फिर भी कई सारे प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें आप, इसके अलावा क्या है, सोइल, क्या सोइल भी इंपॉर्टेंट है, कितना पानी देना है। क्या क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है, समर्स में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में तो नेचर से ही मिल जाएगा, विंटर्स के अंदर कम जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इवोपरेशन कम होगा। समझे आप मेरी बात को। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सोइल में दो तरीके की सोइल इंपॉर्टेंट है, देखो आप जरा, सैंड और क्ले। सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सैंड जो होता है वो इजीली परमिबल है, यानी कि वाटर अगर डालेंगे तो वो गहराइयों में चला जाएगा, बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा, जितना वाटर डाला था अधिकतर पार्ट तो नीचे चला गया जमीन में, बिल्कुल गहराइयों में। तो क्या वाटर प्लांट को मिल पाएगा, जड़ें तो सिर्फ एक लिमिटेड जोन तक है, इसको कहते हैं रूट जोन डेप्थ, ठीक है। तो जितना रूट जोन डेप्थ है उससे अगर नीचे अगर पानी चला जाएगा तो कुछ सोइल तक तो कैपिलरी एक्शन से मिल जाएगा, लेकिन प्लांट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जिसमें डीप पर्कुलेशन होगा किस सोइल के अंदर होगा, सैंड के अंदर। क्ले में क्या होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि मॉइस्चर यहां पर इजीली डीप पर्कुलेशन में नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा गहराइयों में, क्योंकि इसकी परमिबिलिटी कम होती है। जितना पानी डालोगे वो उसका अधिकतर पार्ट जो है वो यहीं पर सोइल के पास में रिटेन रहेगा। समझे आप मेरी बात को। तो अगर रिटेन रहेगा, लेकिन एक तो एडवांटेज, दोनों में से बेटर कौन, फिर अगर पूछा जाए दोनों में से बेटर कौन सा होगा। अगर आपने इरिगेशन किया, वाटर सप्लाई किया, सैंड में तो गहराइयों में चला गया और क्ले के अंदर यहां पर उपस्थित है, दोनों में से बेटर कौन है, क्ले बेटर है, ठीक है। तो क्ले का मैंने एडवांटेज बताया, इस वजह से आपको बेटर लग रहा है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि भाई इतनी तेजी से उसने पकड़ा हुआ है सोइल ने कि भाई प्लांट को भी जरूरत है तो वो दे नहीं रहा है, सोइल को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो प्लांट को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है इसको खींचने के लिए, इसको क्या कहते हैं, कैपिलरी टेंशन कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज डिटेल में। तो एक तरफ से जो है क्ले आपके लिए एडवांटेजेस था, ठीक है, क्योंकि वाटर होल्ड कर पा रहा था, लेकिन इतना होल्ड कर लिया कि जब जरूरत पड़ रही तब दे भी नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि न तो सैंड सोइल पर प्लांट ग्रो कर पाएंगे, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, ना क्ले में ग्रो कर पाएंगे। आप बैलेंस रखो, ठीक है। तो बैलेंस वाली जो सोइल होती है उसको क्या कहते हैं, मैंने बताया भी था कहीं ना कहीं पे, लॉमी सोइल होती है, जिसके अंदर कुछ प्रोपोर्शन सिल्ट का लेते हैं, कुछ सैंड का लेते हैं और कुछ क्ले का लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या था, एक तो वाटर ही जरूरत नहीं है, एयर भी जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हो, प्लास्टिक के गमले में प्लांट ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर आपने देखा कि अगर सोइल का टाइप कैसा है, सैंड है या क्ले है, तो सैंड डिसएडवांटेज भी देता है, साथ में एडवांटेज भी देता है। इसका रोल ये होगा कि अगर जरूरत है इजीली किसमें से पानी मिल जाएगा, अगर सैंड में पानी है और क्ले में पानी है, इजीली प्लांट सैंड से ले पाएगा, ठीक है। लेकिन सैंड के साथ दिक्कत क्या है, जितना पानी डालोगे उसका अधिकतर पोर्शन जो है वो डीप पर्कुलेशन में चला जाएगा। तो आप चाहते भी हो कि वो होल्ड भी रहे और साथ ही साथ में इजीली मिल भी जाए, ठीक है।
तो दोनों चीजें जो हैं वो कुछ प्रोपोर्शंस में यूज की जाती हैं, जो सोइल बनाते हैं उसको कहते हैं लोमी सोइल। ठीक है, सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, नोट करेंगे आप। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज नीड टू बी अप्लाइड, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, सॉइल पर डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन, ऐसे करके लिख लो, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट, द टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, और भी है फैक्टर्स तो, ठीक है, लेकिन एक्सेट्रा करके छोड़ दो, बाद में डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, नोट करेंगे आप। तीसरा जो जवाब देना है वो कौन सा जवाब देना है आपको, व्हेन टू अप्लाई। ऐसा नहीं है कि आपने कल ही पानी दिया और आज वापस पानी देना शुरू कर दिया, ठीक है, तो व्हेन टू अप्लाई। जैसे समर्स के अंदर अगर आप बोलो कि गमलों में पानी जो है लगभग डेली दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर सुबह और शाम भी दिया जाता है, ठीक है, और अगर विंटर्स हैं तो आप 2 दिन छोड़ करके भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विंटर्स के अंदर इवोपरेशन नहीं होगा, सॉइल फिर भी कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है, तो जरूरत नहीं होती है वाटर देने की। ठीक है, तो ओवर फ्लडिंग में भी प्लांट जो है वो मर जाते हैं, तो उस केस के अंदर नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये भी जरूरी है कि कब कब वाटर दिया जाएगा। टेक्निकल टर्म्स निकालेंगे हम इन सब चीजों की, नोट करेंगे आप। व्हेन टू अप्लाई, व्हेन द सोइल मॉइस्चर लेवल, व्हेन द सोइल मॉइस्चर लेवल, when the soil moisture level depleted to 50 to 60%, when the soil moisture level depleted, when the soil moisture level, when the soil moisture level depleted to 50 to 60% of the moisture holding capacity, when the soil moisture level, when the soil moisture level depleted to 50 to 60% of the moisture holding capacity, moisture holding capacity, ठीक है, 50 to 60% of the moisture holding capacity। तो कब पता लगता है ये, जैसे आपने वाटर दिया, यहां पर आप समझो जरा, ये बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पर, ये बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, आपने वाटर दे दिया, यहां पर वाटर दे दिया, फिर टाइम के साथ में ये क्या है बता रहा हूं मैं आपको, द डेप्थ ऑफ द वाटर सप्लाइड, ये आपने इतनी डेप्थ का पानी जो है यहां पर दे दिया, ठीक है, फिर क्या होगा, टाइम के साथ में ये जो लेवल था ये क्या करेगा, डिप्लीट करेगा, और जैसे ही डिप्लीट हो जाए, कितने लेवल तक हो जाए, जितनी इसकी कैपेसिटी थी उसका 50 से 60% रह जाए, तो जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे प्लांट्स को निकालने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इजीली अवेलेबल वाटर जब तक मिल रहा है तब तक तो काम चल रहा है, और प्लांट की ग्रोथ यदि आपको सही से करवानी है तो जैसे ही लेवल 50 से 60% हो जाए आप वापस से सप्लाई कर देंगे, वापस से जो लेवल है वो इस लेवल पर पहुंचा देंगे, उसके बाद में वापस लेवल गिरेगा पानी का, फिर वापस सप्लाई कर दिया, वापस लेवल गिरा, वापस सप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से आपको जो है वाटर देना पड़ेगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आप समझो जरा। अवेलेबल वाटर का क्या मतलब है, ठीक है, तौलिया है ना, तौलिया नहाने के बाद उसकी कंडीशन, ठीक है, शरीर से पोंछ लेते हैं आप, ठीक है, और पोंछने के बाद में आपने उसको रस्सी पर टांग दिया, तो क्या उसमें से टिप टिप करके पानी निकलता रहता है, ठीक है, निकलता रहता है यहां से, ओहो निकलता नहीं है, क्योंकि आप नहाए ठीक तरीके से नहीं हो ठीक है, आप सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप चलो मत नहाओ, आप तो बाल्टी में डुबो उसको, तौलिए को, और उठाने के बाद में आप जो है ना रस्सी पर टाक दो, ठीक है, मॉइस्चर जो है वो किस में आ जाएगा, फाइबर्स के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद में यहां से वाटर जो है वो लगातार गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, कुछ समय के बाद में वाटर गिरना बंद कर देगा। जितना वाटर गिरा है वो ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है, जितना वाटर गिरा है वो ग्रेविटेशनल वाटर है। क्या तौलिया सूख गया है? बस ग्रेविटेशनल वाटर था वो निकल गया, अगर आप उसको निचोड़ोगे तो अभी भी उसमें से पानी निकलेगा, तो वो क्या है, अवेलेबल वाटर है, निचोड़ दो अच्छे से, ठीक है, वो अवेलेबल वाटर था जो कि निचोड़ लिया, ठीक है, उसके बाद में क्या तौलिया सूख गया है? तौलिया अभी भी नहीं सूखा है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर है लेकिन उसको निकाल नहीं सकते। तो 3 तरीके के वाटर होते हैं, कौन कौन से तरीके के? एक तो है ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा है कैपिलरी वाटर, और तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा होगा, जैसे आप प्लांट के रेस्पेक्ट में समझो, आप पहले इसको उठाना ही पड़ेगा, प्लांट के रेस्पेक्ट में आप समझो जरा कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या है।
जब वाटर सप्लाई किया जाएगा, जब वाटर आपने यहां पर इरिगेशन पर्पस के लिए जब आपने वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण वाटर जो है वो डीप पर्कुलेशन में जाएगा। तो क्या ग्रेविटेशनल वाटर अवेलेबल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए? जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो तो सारा का सारा नीचे चला जाएगा गहराइयों में, ठीक है। तो सारा का सारा जो टिप टिप करके निकल रहा था वो गया। तो ग्रेविटी के कारण जो वाटर जाना है वो तो चला गया। अब भी जो पोर्स के अंदर जो वाटर बचा हुआ है, जो पोर्स के अंदर जो यहाँ पर वाटर है, वो वाटर प्लांट यूज कर पाएगा उसकी ग्रोथ के लिए। समझे आप मेरी बात को? प्लांट यूज कर पाएगा ग्रोथ के लिए। तो ये जो वाटर है इसके भी दो पार्ट है, ठीक है। जैसे वही कंडीशन, तोली वाली कंडीशन कि टिप टिप करके निकल गया, उसके बाद में आपने उसको निचोड़ा, यानी कि प्लांट उसको यूज कर रहा है। जो यूजफुल वाटर है उसको क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। और कैपिलरी वाटर यूजफुल वाटर है। अभी भी सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, लेकिन प्लांट की इतनी ताकत नहीं है कि उस मॉइस्चर को वो ले पाए। इसका मतलब क्या है? वो वाटर कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। और इससे पहले जो यहां पर निकल गया था वो कौन सा वाटर कहलाता है? ग्रेविटेशनल वाटर। तो जितना भी आप वाटर सप्लाई करते हो वो तीन तरीके से यहां पर यूज होता है। एक तो ग्रेविटेशनल वाटर है जो कि यूजफुल ही नहीं है। इन तीनों कैटेगरीज में से जो अवेलेबल टू द प्लांट ग्रोथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? डिटेल में देखेंगे इसको भी, नोट करें अभी तो फिलहाल आप। इरिगेशन इज डिफाइंड, irrigation is defined, irrigation is defined as the science of artificial application. Irrigation is defined as the science of artificial application of water to the land. Irrigation is defined as the artificial application of the water to the land, artificial application of the water to the land in accordance with the crop, in accordance with the crop, in accordance with the crop, in accordance with the crop requirement, in accordance with the crop requirement, throughout the crop period, throughout the crop period, throughout the crop period, for the full nourishment of the crop, for the full nourishment of the crop. मतलब क्रॉप की जो लाइफ है, यानी कि जब बीज डाले थे उस टाइम से लेकर के, बीज डालने से पहले भी वाटर डाला जाता है, उसको फर्स्ट वाटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के लास्ट टाइम तक, मतलब जस्ट बिफोर द हार्वेस्टिंग जो वाटर डाला था, ठीक है, ये जो टाइम है आपका, ये क्या कहलाता है? ये क्रॉप पीरियड कहलाता है। तो क्रॉप पीरियड के दौरान, यानी कि फुल नरिशमेंट के दौरान जो वाटर रिक्वायर्ड होगा, नेचर से अगर नहीं मिलेगा तो आपको आर्टिफिशियल वे से सप्लाई करना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। नोट करेंगे आप। द क्रॉप यील्ड एंड द प्रोडक्टिविटी, हेडिंग डालो, द क्रॉप यील्ड एंड द प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं कि क्रॉप पीरियड क्या होता है, ठीक है। काफी सारी टर्म्स आएंगी, एक साथ डिस्कस करेंगे हम। नोट करें आप, क्रॉप यील्ड एंड द प्रोडक्टिविटी, क्रॉप यील्ड and the productivity, crop yield and the productivity. The crop yield is expressed as, the crop yield is expressed as the quintals per hectare. This is expressed as quintal per hectare. The crop yield is expressed as क्विंटल पर हेक्टर, यानी कि एक हेक्टर का यदि कोई एरिया है 100 बाय 100 मीटर का, तो कोई भी जो आप वहां पर क्रॉप यदि डेवलप कर रहे हो तो कितना क्विंटल वो क्रॉप प्रोडक्शन देगा, ठीक है। उसी चीज को क्या कह रहे हैं? क्रॉप यील्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स ध्यान रखें, यूनिट्स क्या है? क्विंटल्स पर हेक्टर। तो क्विंटल्स का मतलब क्या होता है? यूनिट्स आपको याद रखनी है। क्विंटल्स का मतलब क्या होता है? दिस इज 100 kg, ठीक है। क्विंटल इज 100 kg और हेक्टर का मतलब है 100 मीटर बाय 100 मीटर का प्लॉट, यानी कि 10⁴ मीटर स्क्वायर। नोट कर लो आप ये।
तो क्रॉप यील्ड पूछे तो क्रॉप यील्ड क्या है, एक तरीके से कि कितना क्रॉप प्रोडक्शन होगा पर हेक्टेयर के अंदर, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप यील्ड कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे आप। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को लिखो आप। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप is expressed as, the productivity of the crop is expressed as the crop yield per mm of the water applied. The crop yield per mm of the water applied. The crop yield per mm of the water applied is called productivity. यानी कि जो वाटर दिया था इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है, तो पर एमएम ऑफ वाटर अप्लाइड के रेस्पेक्ट में कितना क्रॉप यील्ड मिला है, उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, आप समझना मेरी बात को। जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर भी चीजें हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मतलब जैसे रेन यदि यहाँ पर हुई है, बारिश हुई है, तो रेन को किस तरीके से देखा जाता है कि कितना वाटर यहाँ पर डेप्थ के रेस्पेक्ट में देखा जाता है कि कितनी बारिश हुई है, इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ है। उसका मतलब समझते हो आप, किसी एरिया में, ठीक है, अगर एरिया को लॉक कर दो आप, ठीक है, और इसको एक कंटेनर की तरीके से समझो, तो इस एरिया का लेवल कितने से राइज हो जाता, वो डेप्थ यहां पर दी जाती है। समझे आप मेरी बात को। तो वाटर भी जब अप्लाई करेंगे तो वाटर की डेप्थ निकालनी हो आपको कि कितना वाटर डेप्थ आपने अप्लाई कर दिया है, तो ये कैसे निकाल सकते हो, टोटल वॉल्यूम जो दिया था, मान लो ये दिया आपने मीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एरिया को ले लो मीटर स्क्वायर में, तो ये आपको मीटर में डेप्थ कर देगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, सेंटीमीटर में डेप्थ आ जाएगी कि कितना वॉल्यूम आपने टोटल दिया, डिवाइडेड बाय आपने क्या किया, एरिया से डिवाइड किया कि जिस एरिया के अंदर आपने सिंचाई की थी, इरिगेशन किया था, एरिया कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर्स के अंदर आपको क्या दे देगा, डेप्थ दे देगा, जो कि अप्लाई की गई थी ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ डाटा मैं आपको दूंगा, दो डाटा मैं आपको दूंगा राइस और व्हीट का। ठीक है, आपको याद भी रखना है, डाटा नोट करें। फॉर द क्रॉप्स, फॉर द टू क्रॉप्स, जब भी डाटा आपका राइस और व्हीट का है ना, आप याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा है, कई बार एग्जाम में नहीं दिया जाता है। तो राइस और व्हीट के लिए आप देखें, द वाटर अप्लाइड, ठीक है, यदि चावल की खेती हो रही है, ठीक है, तो पानी कितना अप्लाई किया जाता है, द वाटर अप्लाइड इज इक्वल टू, किसी को पता है कितना अप्लाई किया जाता है डेप्थ की टर्म्स में, दिस इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर इतनी डेप्थ का जो है वाटर दिया जाता है। नोट कर लेंगे आप। वाटर अप्लाइड को डेप्थ की टर्म्स में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाकर के मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, अभी फिलहाल आप इसको समझो क्रॉप यील्ड और प्रोडक्शन को। ठीक है, तो वाटर दैट इज अप्लाइड फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ द राइस, ठीक है, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर, 120 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर डेप्थ के बराबर। और वीट के लिए यही डेप्थ कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, नोट कर लो आप ये, दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अगर यील्ड मैं आपको बता दूं यहां पर कि यील्ड किस क्वांटिटी में होती है, दिस इज इन क्विंटल पर हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, द यील्ड ऑफ द राइस इज 45 एंड द यील्ड ऑफ द व्हीट इज 50। द यील्ड ऑफ द राइस इज 45 एंड द यील्ड ऑफ द व्हीट इज 50। चावल इसीलिए महंगा आता है, आप देखो जरा, कम पानी लगा यानी कि खर्चा कम हुआ, ठीक है, और प्रोडक्शन यहां पर हेक्टेयर में ज्यादा हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इस जगह पर यील्ड से आप क्या प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, कितना प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यील्ड जितना हुआ है पर एमएम ऑफ द वाटर अप्लाइड, तो यील्ड कितना है आप बताओ जरा, प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगा, इस जगह पर निकालेंगे तो दिस इज 45,000, ठीक है, किलोग्राम के अंदर, दिस इज टेकन इन किलोग्राम, 45,000 किलोग्राम पर हेक्टर। ठीक है, तो पर हेक्टर को चेंज नहीं किया, ये 45 था, 4500 सॉरी, दिस इज 4500 किलोग्राम, और एक हेक्टर को एक हेक्टर रहने दिया, मल्टीप्लाइड बाय या फिर डिवाइड करेंगे इसको, आप किस चीज से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर में है, तो दिस इज इक्वल टू 1200 mm। तो किलोग्राम पर हेक्टर पर mm के अंदर जो ये फिगर आएगा, इसी को क्या कहते हैं, कितना फिगर आ रहे हैं, 3.75। दिस इज किलोग्राम पर हेक्टर पर mm। इसी टर्म को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। छोटी सी कैलकुलेशन करवा सकता है वो आपसे, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन याद रखेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, क्रॉप यील्ड पर एमएम ऑफ द वाटर अप्लाइड इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या आ रही है, किलोग्राम पर हेक्टर पर एमएम। ठीक है, इस वाले के लिए निकालो जरा, ये कितना है,
दिस इज इक्वल टू 50 क्विंटल था, क्विंटल का मतलब इतना किलोग्राम हो गया, और ये यूनिट थी किलोग्राम पर हेक्टर, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड किया आपने किससे, 40 सेंटीमीटर का मतलब है 400 mm। तो पर mm में कितनी यहां पर क्रॉप यील्ड है, 12.5। दिस इज किलोग्राम पर हेक्टर पर mm। नोट कर लेंगे आप ये, तो डाटा याद रखो आप, 120 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज द वाटर अप्लाइड, एंड यील्ड इज व्हाट 45 एंड 50। ठीक है, नोट कर लेंगे आप आगे। द एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉप इरिगेशन, हेडिंग डालो, द एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉप इरिगेशन। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, ठीक है, और साथ ही साथ में इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पर रेन जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलती नहीं है, क्या इरिगेशन करना पड़ता है? इरिगेशन बहुत जरूरी है। तो इरिगेशन जब किया जाता है तो क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, बता सकते हो आप क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं इरिगेशन में? यानी कि इरिगेशन जब करेंगे तो कैनाल के थ्रू इरिगेशन होगा, ठीक है, कैनाल के थ्रू होगा, या फिर इरिगेशन किया जा सकता है, होता है ना कि खेत में जो है अपना ही कुआं खोदा हुआ है तो अंडरग्राउंड वाटर को यूज किया जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया में किसी गांव में वहां से नहर निकलती है तो पूरे गांव में हरियाली छा जाती है, ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि नहर निकल रही है हमारे गांव की तरफ से, पूरा गांव जो है हरियाली छा जाएगी। हरियाली छाने का मतलब ये है कि एक तो चीज देखो आप, जब कैनाल जाती है यहां से तो कैनाल कहां से निकलता है, कैनाल डायरेक्टली रिवर से कनेक्ट नहीं होगा, क्या करना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो डैम जब बनता है तो ये जो डैम है, डैम को यूज किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, एक तो पावर जनरेशन का सोर्स मिल जाएगा। जहां जहां से कैनाल जाएगी वहां वहां पे क्या किया जाता है, मेंटेनेंस पर्पस के लिए रोड भी बनाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इंप्रूव हो गई। समझे आप मेरी बात को, पावर जनरेशन भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इंप्रूव हो गई। साथ ही साथ में अगर कैनाल जैसे है, कैनाल दो तरीके की कैनाल हो सकती है, एक तो लाइन्ड कैनाल या फिर अनलाइन कैनाल। तो अनलाइन कैनाल का मतलब है कच्चा, सिर्फ एक्सकेवेशन करके छोड़ दिया, तो यहां से जब पानी निकलेगा तो वो कहां पर जाएगा, आसपास में सीपेज होगा, तो आसपास में सीपेज होने की वजह से आसपास का पूरा एरिया जो है वो ग्रीन एरिया हो जाएगा, ग्रीन बेल्ट यहां पर तैयार हो गया। दूसरी चीज ये, जब इतना सारा काम यहाँ पे हो रहा है तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस, नोट करो आप। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एडवांटेजेस, हेडिंग डालो, द डायरेक्ट एडवांटेजेस। काफी सारे एडवांटेजेस हैं तो हम लिस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में, ठीक है, नोट करें आप। डायरेक्ट एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज तो क्या है, जो पर्पस था इसका, पर्पस क्या था कि क्रॉप जो है वो यहाँ पर पैदा हो, ठीक है, क्रॉप्स यहाँ पर आप जो है ग्रो करवा पाए, तो नोट करेंगे आप। द डायरेक्ट एडवांटेजेस आर, द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, देयर विल बी द इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन। आलू सस्ते मिलेंगे, प्याज सस्ते मिलेंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स महंगाई नहीं बढ़ेगी, फेसबुक पे फिर कमेंट्स कम आएंगे, ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्ट फायदा। सेकंड आप देखो, जिस पर्पस के लिए आया था वो पर्पस यहां पर पूरा हो रहा है, नोट करें आप। सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्रॉट, ये भी अच्छी चीज है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्रॉट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्रॉट, क्योंकि हरियाली हो रही है सब जगह पर, ठीक है, तो बोला जाता है ना पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ठीक है, तो ड्रॉट जो है सूखे को दूर भगाओ पेड़ लगा करके। तो अगर यहाँ पर सीपेज होगा, आसपास की जो वाटर टेबल है, सीपेज होने के कारण वाटर टेबल बढ़ेगा, तो वहां पर जो है प्लांटेशंस अपने आप भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्रॉट। नेक्स्ट आप देखो, तीसरा पॉइंट है रेवेन्यू जनरेशन। आजकल चल रहा है ना वो रिवर अभियान चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है, ठीक है, नदी बचाओ आंदोलन जो चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि जहां जहां से नदी निकलती है उसका आसपास का एरिया कैसा चलता है, ग्रीन बेल्ट चलता है, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट होगा तो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वाटर की, वो समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आप नोट करो, द थर्ड पॉइंट इज रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन। पहले लोग खेतीबाड़ी जब करते थे तो सिर्फ और सिर्फ नेचर पर डिपेंडेंट होते थे, 2-3 महीने जब बरसात होती थी तब खेतीबाड़ी होती थी। लगान मूवी देखी होगी आपने, ऊपर करके देख रहे होते हैं कब जो है मेगा मेगा बरसे, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेशन, अगर पूरे साल भर खेती होगी तो एक तो होता है कि जो फूड क्रॉप्स होती है, उसके अलावा दूसरा जैसे कॉटन्स वगैरह है जो कि डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन फ्रूट क्रॉप जो है
वो भी जनरेट की जा सकती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। नेक्स्ट आप नोट करो, द फोर्थ पॉइंट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, दिस इज विल ऑल्सो बी पॉसिबल। मिक्स्ड क्रॉपिंग, अगर नेचुरल वाटर आता है तो ऐसा होता है ना कि नेचुरल वाटर आएगा तो ज्यादा पानी आ जाएगा, ज्यादा पानी की वजह से भी जो है फसल खराब हो जाती है। ठीक है, कम पानी की वजह से भी फसल खराब हो जाती है। तो किसी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए, ठीक है, कौन कौन किसान भाई है यहाँ पे, किसी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप खुद इरिगेशन कर रहे हो, नेचर पर डिपेंडेंट नहीं हो, तो सारी चीज आपके कंट्रोल में है। किस एरिया में आपको जो है कितना वाटर देना है, किस एरिया में आपको कितना वाटर देना है, किस एरिया में कितना वाटर देना है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक ही खेत में, ठीक है, एक ही एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को आप जो है यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। इसी चीज को क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। अगर नेचुरली अगर वाटर मिलता तो सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है, तो सबको कितना समान मात्रा में जो है पानी मिलता, तो किसी फसल के लिए तो सही होता है और किसी के लिए फसल खराब हो जाती। समझे आप मेरी बात को, नोट करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग विल बी पॉसिबल। तो इरिगेशन के फायदे हैं, इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल सप्लाई है, तो आर्टिफिशियल सप्लाई जब देंगे तो मिक्स्ड क्रॉपिंग वहां पर पॉसिबल होगी। नोट करेंगे आप, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब नोट कर लो। मिक्स्ड क्रॉपिंग मींस sowing, mixed cropping means sowing two or more crops together in the same field, two or more crops together in the same field। और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है सोइल के लिए भी। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है सोइंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड, टुगेदर इन द सेम फील्ड। एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन, रोटेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जो है किसान जो है वो एक ही खेत में एक ही जैसी फसल उगाता रहे। अदरवाइज क्या होगा कि सोइल में जो बेनिफिशियल चीजें उस फसल के लिए वो डिप्लीट हो जाता है लेवल। तो जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उसको चांस मिलता है सोइल को रिकवर होने का, इतने टाइम वापस हो जाती है। ऐसा नहीं कि लगातार गेहूं बोए जा रहा है, बोए जा रहा है। ठीक है, कुछ समय के बाद में सोइल उतनी उपजाऊ रहेगी नहीं कि गेहूं जो है वहां पर निकल सके। समझे आप मेरी बात को, इस चीज को क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे आप आगे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग तो ये है कि एक ही फील्ड में डिफरेंट क्रॉप्स को आपने यहाँ पर उगाया। और एक और टर्म मैंने अभी अभी दी है आपको, क्या है, क्रॉप रोटेशन, कि एक सीजन में कोई सिंगल क्रॉप, दूसरे सीजन में कोई दूसरी क्रॉप, फिर तीसरे सीजन में कोई तीसरी क्रॉप। तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉप रोटेशन। रोटेशन में क्या होगा कि सोइल को टाइम मिलेगा रिकवर होने का, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है किसी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए वो रिकवर कर पाएगा। ठीक है, नोट करेंगे आप। द नेक्स्ट थिंग इज इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एडवांटेजेस के अंदर आएगा। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। द फर्स्ट वन विल बी द पावर जनरेशन। क्यों हो रहा है पावर जनरेशन? क्योंकि आपने मान लो कैनाल दिया है किसी एरिया में इरिगेशन पर्पस के लिए, तो कैनाल डायरेक्टली रिवर से कनेक्ट नहीं होगा, वहां पर एक बांध बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा। तो डैम जब बनाया है तो वाटर को रिटेन किया है, तो वाटर का हेड बड़ा है, उस हेड को यूटिलाइज किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो पावर जनरेशन होगा। द फर्स्ट एडवांटेज विल बी द पावर जनरेशन। सेकंड पॉइंट आप नोट करो, या इसी में नोट कर लो पावर जनरेशन में पहले तो, द मेजर रिवर प्रोजेक्ट्स, द मेजर रिवर प्रोजेक्ट्स are the hydroelectric power plants. The major river projects are the hydroelectric power plants combined together with the irrigation. The major river projects are the hydroelectric power plants combined with the irrigation, combined with the irrigation। पावर जनरेशन के अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि इंस्पेक्शन पर्पस के लिए यहां पर एक रोड भी बनेगा साथों साथ कैनाल के साथ में। ठीक है, तो क्या बना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो नोट करेंगे आप। द सेकंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसमें नोट करो, द इरिगेशन कैनाल्स आर प्रोवाइडेड, the irrigation canals are provided with the unsurfaced road,
irrigation canals are provided with the unsurfaced road for the inspection or the maintenance purposes. The irrigation canals are provided with the unsurfaced road for the inspection and the maintenance purpose. तीसरा पॉइंट क्या है? ग्राउंड वाटर टेबल. क्या ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कैनाल जिस रास्ते से जाएगी वहां कैनाल के नीचे से कुछ ना कुछ सीपेज लगातार होगा तो एरिया का ग्राउंड वाटर टेबल राइज करेगा. नोट करें आप. द ग्राउंड वाटर टेबल, द थर्ड एडवांटेज इज ग्राउंड वाटर टेबल. The third advantage is the rise of the groundwater table. The groundwater table will rise. The groundwater table will rise due to the constantly percolation of the water. Due to the constantly percolation of the water into the ground. Due to the constantly percolation of the water into the ground. और जब इतनी सारी चीजें यहां हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट वहां पर जनरेट होगा. ठीक है, नोट कर लो आप ये. देयर विल बी द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. more and more employment will be generated.